नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता सामान्य अध्ययन पेपर के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 14 हल करेंगे। इसके पहले 13 प्रैक्टिस सेट हम हल करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है कौन सी अनुसूची में? तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर इसे न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान की गई है। तो यहाँ सी विकल्प से हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, फेमा जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कहा जाता है को अंतिम रूप से लागू किया गया था किस वर्ष? तो यहाँ पे आपका सी विकल्प से हो जाएगा 2002 में। फेमा का फुल फॉर्म जो होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा का फुल फॉर्म होता है। यह बाह्य व्यापार तथा भुगतान को सुविधाजनक बनाने एवं भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के सुव्यवस्थित विकास और उसकी स्थिरता का संवर्धन करने के उद्देश्य से फेरा के स्थान पर वर्ष 2002 से पूर्ण रूप से इसे लागू किया गया। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है आपका, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो ये किया गया भाग 9 में। ए विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से ये अंतर्स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो यहाँ पे आपका ए विकल्प से हो जाएगा। भाग याद रखिएगा, भाग 9 में है। और चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो यह किया गया अनुच्छेद 169 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किसी राज्य विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर संसद विधि द्वारा उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना या फिर समाप्ति वह कर सकती है। पांचवा प्रश्न है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है? तो मैरास्मस रोग है। ए विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। बच्चों में प्रोटीन की अल्पता के कारण मैरास्मस रोग हो जाता है। और छठवां क्वेश्चन है आपका, किस स्तर यानी कि डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो यह हो जाएगा आपका 80 डेसिबल से। तो कानों के अंदर सूक्ष्म तंत्रिका एक कोशिकाएं होती हैं जो कि ध्वनि संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि ये तंत्रिका कोशिकाओं को अक्षम बना सकती हैं और व्यक्ति बहरेपन का शिकार हो जाता है। सातवां प्रश्न है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। ए विकल्प से हो जाएगा। दूरस्थ नियंत्रण या सुदूर नियंत्रण बिना तार के कुछ दूरी लगभग 5 मीटर तक स्थित किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जैसे कि टीवी आदि को नियंत्रित करने के काम आता है। आजकल के रिमोट कंट्रोलर वह प्राय अवरक्त तरंगों का उपयोग करके दूर से ही आदेश देने का काम करते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो यह है जैवमंडल रिजर्व। ए विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैवमंडल रिजर्व है। जैवमंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर स्वस्थानीय जिसे इन सीटू कहा जाता है, यह जैव विविधता का संरक्षण करना है। तो यहाँ पे ए विकल्प सही है। 9वां प्रश्न है आपका कि विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश कौन सा है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा ब्राज़ील। कृषि खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे कहा जाता है FAO, इसका मुख्यालय रोम, इटली की राजधानी रोम में है। ये वर्ष 2018 का लेटेस्ट डाटा, उसमें कहवा उत्पादन में जो शीर्ष क्रम में है वह ब्राज़ील का पहला स्थान है, दूसरा वियतनाम, उसके बाद इंडोनेशिया है, फिर कोलंबिया है। तो ब्राज़ील पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। यहाँ पे बी विकल्प से हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, कथन ए दिया गया, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण आ रहा है कि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का
चयन करना है। तो यहाँ पे आपका जो है ए विकल्प से हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही हैं और तथा आर जो है वह एक ही सही व्याख्या है। जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर गेहार्ड नाइस, इनके अनुसार जो है मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा विश्व के मरुस्थल वह मात्र 6 घंटों में ही प्राप्त कर लेते हैं। तो मरुस्थल जो है ये यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की जो है सही व्याख्या भी है। 11वां प्रश्न आपका, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1861 ईस्वी में हुआ था, ये विकल्प से हो जाएगा। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई थी। और तो यहाँ पे जो है आपका अधिनियम 1861 दिया गया है, जबकि 1862 यदि रहता तो वो भी जो है सही हो जाता। 12वां प्रश्न, अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो वह था अब्दुल कादिर बदायूनी, बी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। अकबर के शासनकाल में रामायण का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा किया गया था। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? पहला है आसफ खां, दूसरा खुर्रम, तीसरा महाबत खां, चौथा खुसरो। तो कूट के माध्यम से बताना है आपको कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो यहाँ पे आपका जो है खुर्रम भी विद्रोह किया था, महाबत खां और खुसरो ने, यानी कि डी विकल्प से हो जाएगा 2, 3 और 4। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर की गद्दी पर बैठने के शीघ्र जो है बाद हुआ विद्रोह किया था, जो कि 1606 ईस्वी में पराजित हुआ। और 1623 ईस्वी में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महाबत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था। और 1626 ईस्वी में महाबत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। 2, 3, 4 यानी कि डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसमें आसफ खां ने विद्रोह नहीं किया था जहांगीर के विरुद्ध। 14वां प्रश्न, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक के रूप में, ए विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु यानी कि शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं और इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा तिरुज्ञान। पोगई, पूडम एवं तिरुमंगई ये अलवार संत थे। तीनों जो है अलवार संत थे, लेकिन जो है तिरुज्ञान ये अलवार संत जो है नहीं थे। तो यहाँ पूछा गया है कौन अलवार संत नहीं था, तो तिरुज्ञान जो है ये अलवार संत नहीं था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो गाजियाबाद जिले में, सी विकल्प से हो जाएगा। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो है गाजियाबाद जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 17वां प्रश्न है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है कहाँ पर? तो यह लखनऊ में अवस्थित है, ए विकल्प से हो जाएगा। जय प्रौद्योगिकी पार्क या बायोटेक्नोलॉजी पार्क जानकीपुरम लखनऊ में स्थित है। 18वां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध है किससे? तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है। ABC सूचकांक अर्थशास्त्रियों ज्याद्रेज या रितिका खेड़ा और सुधा नारायणन द्वारा विकसित एक सूचकांक है, जिसका अर्थ है शिशुओं और बालकों की उपलब्धि सूचकांक। इस सूचकांक के द्वारा उत्तरजीविता, टीकाकरण, पोषण और स्कूल जाने के 4 संकेतकों के औसत के आधार पर बच्चों के विकास का आकलन किया जाता है ABC सूचकांक में। तो यह स्वास्थ्य से संबंधित है। 19वां प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो सबसे पहला है सर्व शिक्षा अभियान, इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में, यानी कि एक हो जाएगा तीसरा। साक्षर भारत अभियान ये 2009 में शुरू हुआ था, बी का हो जाएगा चौथा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये आपका 1987 में शुरू हुआ था, तो सी का हो जाएगा पहला। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये 1988 में शुरू हुआ था, डी का हो जाएगा दूसरा। 3, 4, 1, 2, तो 3, 4, 1, 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? पहला है एन गोपाल स्वामी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा सरदार पटेल। तो नीचे दिए गए कूट के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ।
तो इसमें जो है एन गोपाल स्वामी थे और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, यानी कि 1 और 3 आपका सही है, सी विकल्प से हो जाएगा। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वह थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और समिति के अन्य सदस्य जो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद जो है BL मित्तर थे, इनके स्थान पर जो है एन माधवराव आए थे, और DP खेतान, और 1948 में DP खेतान की मृत्यु के कारण PT कृष्णमाचारी जो है इनका स्थान लिए थे। तो यहाँ पे 1 और 3 सही है आपका। 21वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहला है विटामिन B12। विटामिन B12 किससे संबंधित है? तो यह कोबाल्ट से संबंधित है, ए का। दूसरा, हीमोग्लोबिन का संबंध हो जाएगा आपका लोहा से, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। क्लोरोफिल का संबंध हो जाएगा मैग्नीशियम से, सी का पहला। और पीतल का संबंध हो जाएगा तांबा से, डी का हो जाएगा तीसरा। 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 आप देख सकते हैं, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। 22वां प्रश्न है, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। तो यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा, चमड़ा उद्योग में। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण ये चमड़ा उद्योग से होता है, और जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से यही उद्योग जो है आपका उत्तरदायी है। और 23वां क्वेश्चन है, अम्लैंड शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा कि नगर का प्रतिवेशी यानी कि आसपास का क्षेत्र। अम्लैंड शब्द का अर्थ ये आपका नगर का प्रतिवेशी यानी कि आसपास का क्षेत्र होता है, इसे हिंटरलैंड भी कहा जाता है अम्लैंड को। 24वां प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ दिया गया है विश्व के दिवस और दूसरी तरफ दिनांक दिया गया है। तो पहला है विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल। उसके बाद विश्व नगर दिवस यानी कि ये का चौथा होगा यहाँ। विश्व नगर दिवस ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व नगर दिवस, तो बी का हो जाएगा तीसरा। विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, सी का हो जाएगा दूसरा। विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है ये 22 मार्च को मनाया जाता है, डी का हो जाएगा पहला। तो 4 3 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं विकल्प ए जो है आपका यहाँ सही है, 4 3 2 1। 25वां प्रश्न, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। तो सी विकल्प से हो जाएगा कुल सदस्य संख्या का 1/6। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किया जाता है। तो टोटल जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कुल सदस्य संख्या का कितना जो है 1/6। अगला क्वेश्चन आपका, CO 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है किसकी? तो यह है गन्ना की प्रजाति है, डी विकल्प से हो जाएगा। CO 1148 गन्ने की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है और यह प्रजाति पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। और 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? सल्फा औषधि, तो यह है सीबाजोल, सी विकल्प से हो जाएगा। जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के उपचार हेतु सल्फा औषधि का प्रयोग किया जाता है और यह संश्लिष्ट दवाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत सल्फोनामाइड, उसके बाद सल्फामेराजाइन, सल्फाडाइजिन, ये सभी आते हैं। तो यहाँ पे आपका सी विकल्प से हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, ए बी से जो सी से 3 गुना बड़ा है, 5 वर्ष छोटा है, यदि 4 वर्ष पूर्व सी 10 वर्ष का था तो 6 वर्ष बाद ए कितना बड़ा हो जाएगा? तो 4 वर्ष पूर्व दिया गया सी की आयु कितना? 10 वर्ष। तो सी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 10 + 4 यानी कि 14 वर्ष हो जाएगा। सी की वर्तमान आयु हो जाएगा 14 वर्ष। तो बी की वर्तमान आयु हो जाएगा 14 × 3। बी की वर्तमान आयु हो जाएगा 14 × 3 यानी कि हो जाएगा आपका 42 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु आप निकाल लीजिए, तो ए की वर्तमान आयु हो जाएगा आपका 42 - 5। तो 42 - 5 हो जाएगा कितना? 37। ए की वर्तमान आयु कितना हो गया? 37 वर्ष। तो पूछा है 6 वर्ष बाद ए की आयु कितना होगा? तो 6 वर्ष बाद तो 37 + 6 कर देंगे आप। 37 + 6 कितना हो जाएगा? 43, 43 यानी कि बी विकल्प से हो जाएगा यहाँ।
29वां प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त खींचा गया है। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4√3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। समबाहु त्रिभुज ये हो गया मान लीजिए। तो कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त खींचा गया। अंतःवृत्त यानी कि त्रिभुज के अंदर। तो कह रहा है कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना है, 4√3 है प्रत्येक भुजा। तो पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या यानी कि त्रिज्या पूछा गया आपसे। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है भुजा बटे 2√3 यानी कि a/2√3 हो जाएगा। तो a का मान दिया गया है आपको पता है 4√3 है, तो हो जाएगा यहाँ पे 4√3 बटा 2√3 तो यहाँ पे आपका √3 से √3 कट गया, 2 दूना 4। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 30वां क्वेश्चन आपका, किसी पंक्ति में ए बाईं ओर से 11वें स्थान पर है और बी दाहिने ओर से 10वें स्थान पर है। यदि ए और बी आपस में स्थान बदल लें तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कह रहा है कि किसी पंक्ति में ए बाईं ओर से 11वें स्थान पर, तो ए मान लीजिए ए हो गया बाईं ओर से 11वें स्थान पर है। उसके बाद कह रहा है कि बी दाहिने ओर से 10वें स्थान पर। बी जो है ये दाहिने ओर से कौन से स्थान पर है, तो ये 10वें स्थान पर है बी। तो स्थान बदलने पर कह रहा है कि ये बाईं ओर से 18वें स्थान पर हो जाता है। ये जो है वह 18वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति बराबर हो जाएगा स्थान बदलने पर ए का स्थान प्लस ए की दाईं ओर व्यक्ति कितने हैं। तो टोटल जो है 18 हो गया ए का स्थान, तो प्लस हो जाएगा आपका 9 क्योंकि एक माइनस आप करेंगे 10 में। तो 18 प्लस 9 हो गया, तो 18 9 कितना हो जाएगा 27। अब टोटल जो है 2 ऑलरेडी हैं तो 2 माइनस कर देंगे 27 में, 27 - 2 कितना हो जाएगा आपका 25। तो ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं, तो 25 व्यक्ति हैं। 2 आपको जो है इसलिए माइनस किया गया क्योंकि ए और बी ऑलरेडी जो इसमें काउंट थे। दोस्तों आपको बताना कि जो है अनअकैडमी पर यूपीपीएससी प्रीलिम्स का बैच कोर्स जो है ये आपका 19 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और ये कोर्स जो है पूरे 3 मंथ का है। तो जो लोग यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 की तैयारी करना चाहते हैं आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप जो है एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जो है वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। उसके बाद यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स बैच 2021 ये आपका 90 दिनों का क्रैश कोर्स है जो कि ये 18 मार्च से शुरू हो रहा है और ये भी आपका पूरा जो है 3 महीने का जो है कोर्स है। इसमें आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम की जो है तैयारी कराई जाएगी और पूरा सिलेबस आपको जो है यूपीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा जो है कवर कराया जाएगा। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है डाउनलोड करके आप जुड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जो है देख सकते हैं। तो आप जो है सब्सक्रिप्शन लेते समय आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं जिससे आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारा रेफरल कोड जो है एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER। तो ये रेफरल कोड आप यूज जरूर कीजिएगा सब्सक्रिप्शन लेते समय जिससे आपको जो है 10% का तत्काल जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगला जो प्रश्न आपका 31वां, यदि एक निश्चित कूट भाषा में HAND को कोड किया गया है SZMW तो उसी कोट में जो है कूट भाषा में आपको मिल्क का कूट बताना है क्या होगा। तो यच का जो अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम होता है 8वां, ए का पहला है, एन का जो है क्रम होता है वह 14वां होता है और डी का जो है चौथा क्रम होता है। और यदि हम उल्टा देखें यानी कि जेड से शुरू करें तो यस का जो है क्रम होगा उसमें 8वां होगा, जेड का जो है पहला होगा यानी कि जेड से हम शुरू काउंट करते हैं 1 से लेके, तो जेड का पहला हो जाएगा, यस का 8वां उसमें आएगा, यम का जो है 14वां क्रम होगा और डब्लू का जो है चौथा क्रम होगा। तो उसी तरह आपको मिल्क को कोट कर देना है। यम का जो है 13वां होता है सीधे क्रम में, आई का जो है 9वां होता है, एल का 12वां होता है क्रम और के का जो है इसमें 11वां क्रम होता है। तो आपको जो है उल्टे क्रम में जो है आपको यही लिख देना है। तो उल्टे क्रम में देखेंगे तो 13वें नंबर पर जो है आपका यन आएगा। 13वें नंबर पे उल्टे क्रम में यानी कि जेड से जब 1 हम काउंट करेंगे तो एन का 13वां आएगा। उसके बाद जो है 9वें नंबर पर जो है आपका आर आएगा। उसके बाद जो है 12वें नंबर पर आपका ओ आएगा। उसके बाद जो है 11वें नंबर पे देखा जाएगा तो पी आएगा।
तो NROP जो है आपका कूट होगा, NROP। NROP आप देख सकते हैं कि विकल्प डी सही होगा यहाँ। और 32वां प्रश्न ये कि घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 4 मिनट पीछे हो जाती है। इसे 1 अप्रैल को प्रातः 6 बजे पर सेट किया जाता है, तो उसी माह के 6 अप्रैल दोपहर 12 बजे यह घड़ी क्या समय बताएगी। तो 2 अप्रैल को प्रातः 6 बजे घड़ी जो है पीछे कितना होगी, तो 4 मिनट, क्योंकि कह रहा है कि प्रत्येक 24 घंटे में वह 4 मिनट पीछे हो रही है। तो 1 अप्रैल को सेट किया जाता है, तो 2 अप्रैल को वह 4 मिनट पीछे होगी, 3 अप्रैल को वह 8 हो जाएगा, इस तरह 4 अप्रैल को जो है वह कितना हो जाएगा, तो 4 उसमें ऐड हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, 5 अप्रैल को हो जाएगा, 12 में 4 ऐड करेंगे हो जाएगा 16, इस तरह 6 अप्रैल को जो है ये 20 हो जाएगा। उसके बाद तो कह रहा 6 प्रातः जो है 6 अप्रैल को प्रातः 6 से दोपहर 12 बजे तक कुल समय कितना होगा, 6 घंटे का होगा। तो 24 घंटे में घड़ी कितना पीछे हो रही है, 4 मिनट, तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा, तो 4/24 गुणे 6, 6 चौके 24, 4 इकन्ने 4, यानी कि 1 मिनट हो गया। तो 6 अप्रैल को घड़ी दोपहर 12 बजे के समय क्या बताएगी, तो 12 माइनस जो है 20 प्लस 1, 20 प्लस 1 यानी कि 21, तो टाइम आपका होगा 11:39, यानी कि सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 12 में से अब 21 माइनस करेंगे, 21 मिनट, तो हो जाएगा 11:39। अगला क्वेश्चन है 99 मदों का माध्य 55 है, 100वें मद का मूल्य सभी 100 मदों के माध्य से 99 अधिक है, तो 100वें मद का मूल्य बताना है। तो 100वां मद आप मान सकते हैं x। तो चूँकि जो है 55 प्लस 99, सॉरी 55 प्लस नहीं होगा, यहाँ गुणे होगा, क्योंकि 99 मदों का माध्य दिया है, तो यहाँ गुणा हो जाएगा। तो 55 गुणे 99 प्लस x बटा कितना हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा x माइनस 99। अब इसी समीकरण को जो है हम हल कर देंगे, तो 100 में जो है x यहाँ गुणा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका यहाँ 100x माइनस हो जाएगा 100 में 99 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 99, 100 बराबर हो जाएगा आपका 55 गुणे 99 प्लस x हो गया। तो अब हो जाएगा यहाँ 100x माइनस x बराबर हो जाएगा 99 प्लस 55 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 100, तो x बराबर हो जाएगा 55 प्लस 100 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, 55 और प्लस 100 जोड़ेंगे हो जाएगा 155। आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन से होगा 155। और 34वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शेष युग्मों से भिन्न है। 4 विकल्प दिया गया है, इसमें भिन्न आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ सी ऑप्शन भिन्न है, नाव और जहाज। दवात हो गया, डिब्बा एवं थैला, ये पात्र हैं जिसमें क्रमशः स्याही, तेल एवं कपड़ा रखे जाते हैं, जबकि नाव और जहाज में कोई पात्र नहीं है। दोनों जो है जल यातायात के साधन हैं। तो नाव और जहाज जो है शेष से जो है आपका क्या है, वह भिन्न हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है यदि 13 मार्च 2017 को सोमवार है तो 13 मार्च 2011 को कौन सा दिन था। तो आप जो है विषम दिनों की संख्या सबसे पहले आप निकाल लेंगे। तो विषम दिनों की संख्या होता है आपका अंतिम वर्ष माइनस पहला वर्ष प्लस उनमें कुल लीप वर्ष कितना होगा। तो अंतिम वर्ष 2017 दिया है, उसके बाद जो है माइनस आपका हो जाएगा पहला वर्ष यानी कि 2011 हो गया, ये एक कोष्टक में हो जाएगा, प्लस जो है आपका उनमें कुल लीप ईयर। तो 2017 और 2011 के बीच लीप ईयर कितने पड़ेंगे, 2 पड़ेंगे, बटे हो जाएगा आपका 7। तो आप जो है लीप ईयर 2012 आपका लीप ईयर पड़ेगा, 2011 के बाद 2012 ये लीप ईयर है जो कि 4 से डिवाइड हो रहा है, और 2016 भी 4 से डिवाइड हो रहा है। तो 2012 और 2016 दोनों लीप ईयर है, तो इसलिए 2 लीप ईयर हम लिख दिए हैं। तो ये हो गया आपका। अब इसे जब आप हल करेंगे 2017 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। तो 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, 8/7 हो गया। तो अब 8 में जो है 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भागफल 1। तो शेष दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो 13 मार्च को 2017 को सोमवार हो तो 13 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा, तो आपका सोमवार माइनस 1 यानी कौन सा दिन हो जाएगा। तो सोमवार से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा रविवार,
यानी कि डी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 23 सितंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो ये दिया गया NTPC लिमिटेड को, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 37वां क्वेश्चन है दिसंबर 2020 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु ग्रीन हेल्थ केयर को समर्थन देने हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो भारत ने इजराइल के साथ समझौता ज्ञापन किया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है 22 दिसंबर 2020 को चीन ने अपने जिस नए रॉकेट से अंतरिक्ष में 5 उपग्रह लॉन्च किए हैं उसका नाम क्या है? तो नाम है लॉन्ग मार्च 8, सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। 39वां क्वेश्चन है यूनेस्को ने हाल ही में किस देश की हॉकर संस्कृति को मान्यता दी है? तो यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा सिंगापुर की। दिसंबर 2020 में जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूनेस्को कहा जाता है, द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में सिंगापुर की हॉकर संस्कृति को शामिल किया गया। और ये यूनेस्को की इस सूची में भारतीय योग, चीनी सुलेख और फ्लेमेंको पहले से ही सम्मिलित हैं। सिंगापुर में हॉकर एक जीवंत संस्कृति है जो कि स्ट्रीट फूड तैयार करने वालों, सामुदायिक भोजन कक्ष में भोजन करने और मिलने वाले लोगों की वजह से यह विकसित हुई है। तो सिंगापुर याद रखिएगा, हॉकर संस्कृति। और अंतिम क्वेश्चन है भारत के पहले जेंडर हब के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है भारत का पहला जेंडर हब तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा। दूसरा है यह जेंडर हब संयुक्त राष्ट्र महिला सहयोग से स्थापित किया जाएगा। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 जो है यहाँ सही है आपका, पहला इसमें सही नहीं है, यानी कि बी विकल्प से हो जाएगा। दिसंबर 2020 को जो है संयुक्त राष्ट्र महिला और केरल सरकार ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के संबंध में एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किया और यह जेंडर पार्क लैंगिक समानता के लिए दक्षिण एशिया में हब के रूप में कार्य करेगा। तो केवल दूसरा जो है सही है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था जो है आपका GIC प्रवक्ता के लिए GS का आपका 14वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले जो है 13 प्रैक्टिस सेट हल कराए जा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहां से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।